वेलकम टू एग्रीकल्चरपीडिया। नमस्कार दोस्तों, फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी की सीरीज़ में आपका स्वागत है। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि फंगस के द्वारा कौन कौन सी डिजीज़ेज़ हम प्लांट पैथोलॉजी में पढ़ते हैं, एंड फंगस इज़ द मेन कॉज ऑफ मोस्ट ऑफ द प्लांट डिजीज़ेज़ ओवर द वर्ल्ड एंड इन इंडिया स्पेशली। अब इसके अलावा हम आज का जो वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे वेरियस कॉजल ऑर्गेनिजम्स ऑफ प्लांट डिजीजेस अपार्ट फ्रॉम फंगस, क्योंकि अकेला फंगस ही ऐसा नहीं है जो कि प्लांट डिजीजेस को कॉज करता है। तो उसके अलावा ऐसे और कौन कौन से कॉजल ऑर्गेनिजम्स हैं स्पेशली प्रोकैरियोट्स में और कुछ यूकैरियोट्स में जो कि प्लांट डिजीजेस में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो सबसे पहला जो कॉजल ऑर्गेनिज्म आता है दोस्तों, दैट इज़ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की हिस्ट्री अभी तक की कैसी चली, कैसे उसको आइडेंटिफाई किया गया कि वो एक प्लांट पैथोजन की तरह एक्ट कर सकता है। तो सबसे पहले टी.जे. बरिल यूएसए के साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1882 में पहली बार रिपोर्ट किया कि ऐसा एक और प्लांट पैथोजन है फंगस के अलावा जो कि प्लांट डिजीज़ कॉज करता है। और वो जो पहली डिजीज़ थी जिसमें इन्होंने पता लगाया कि बैक्टीरिया कैन बी अ प्लांट पैथोजन, वो थी फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पेयर। देखिए, आज के संदर्भ में बात मत करिए जब हमें सब पता है कि बैक्टीरिया क्या होता है और वायरॉइड्स क्या होते हैं, वायरस क्या होते हैं। जस्ट थिंक अबाउट 18th सेंचुरी, जब किसी को ये पता ही नहीं था कि बैक्टीरिया नाम का भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। तो अब हमें पता है कि फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पेयर इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम विच इज कॉल्ड इरवीनिया एमाइलोवोरा। इसके बाद 1883 में वाकर ने ये शो किया कि येलोज डिजीज़ ऑफ हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ स्पेशली, वो कॉज होती है बैक्टीरिया के द्वारा। उसके बाद ई स्मिथ, ही वॉज ऑल्सो फ्रॉम यूएसए, और इनको बहुत ही आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूटर माना जाता है इन द डिस्कवरी ऑफ मोस्ट ऑफ द प्लांट डिजीजेज विच आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया सिंस 1895, और इसीलिए इनको फादर ऑफ फाइटोबैक्टीरियोलॉजी की भी उपाधि दी गई है। ही वॉज द फर्स्ट वन टू नोटिस एंड स्टडी क्राउन गॉल डिजीज़। ये जो टाइम था ये था 1893-1894 का, और इन्होंने कंसिडर किया कि जो क्राउन गॉल डिजीज़ है वो सिमिलर होती है कैंसरस ट्यूमर्स ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स। और आज हमें पता है दोस्तों कि यही सेम कंडीशन होती है कि क्राउन गॉल डिजीज़ में भी कंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स हो जाता है, जैसे कि कैंसरस सेल्स में हो जाता है। और इसी को फिर लेटर ऑन 1977 में डिमॉन्स्ट्रेट किया गया और प्रूव किया गया बाय चिल्टन एंड हिज टीम कि जो क्राउन गॉल डिजीज़ होती है वो बैक्टीरिया के द्वारा होती है, और वो बैक्टीरिया होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस, जिसको हम आजकल जो हमारी हाईटेक जो आपकी क्लोनिंग होती है या एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं उसमें हम यूज़ करते हैं। और उन्होंने ये बताया था कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस नॉर्मल प्लांट सेल्स को ट्यूमर सेल्स में ट्रांसफॉर्म कर देता है, क्योंकि उसके अंदर एक टीआई प्लाज्मिड होता है जो कि इंसर्ट हो जाता है नॉर्मल सेल्स के अंदर। जो दूसरा कॉजल ऑर्गेनिज्म है दोस्तों वो है वायरस। तो वायरस इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, और ये बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। देखिए, कोई भी डिस्कवरी होती है वो साइज़ के अकॉर्डिंगली भी होती है। जैसे कि अगर आप कहीं जाएंगे तो जो बहुत सबसे बड़ी चीज़ होती है वो आपको सबसे पहले दिखाई देती है, और फिर जैसे जैसे साइज़ छोटा होता जाता है तो उसको देखने के लिए आपको उसको ढूंढना पड़ता है। सिमिलर इज़ द केस विद प्लांट पैथोजेंस। फंगस क्योंकि ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म था जो कि हमें दिखाई देता था नेकेड आइज से, इसलिए सबसे पहले फंगस की डिस्कवरी हुई। उसके बाद जब ये पता चला कि फंगस के अलावा भी कोई और ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि दिखाई नहीं देता है, तब पता चला कि बैक्टीरिया भी कोई प्लांट पैथोजन है। और देखिए, वायरस जो है वो तो बैक्टीरिया से भी छोटा होता है, तो उस ज़माने में माइक्रोस्कोप्स भी नहीं थे और नेकेड आइज से इतनी सारी चीज़ें देखी नहीं जा सकती थी। तो धीरे धीरे इसीलिए वायरस की डिस्कवरी जो है एज प्लांट पैथोजन बैक्टीरिया के बाद हुई है। तो बहुत सारी ऐसी डिजीज़ेस थी जिसके लिए कहा जाता था कि ये अननोन कॉज की वजह से हो गई है, इस बीमारी का कारण नहीं पता है। तो सबसे पहले ऐसी जो बीमारी जो आइडेंटिफाई की गई कि
वायरस की वजह से होती है वो थी पोटैटो लीफ कर्ल। इसके अंदर पत्तियां मुड़ जाती हैं और ये देखिए पेंटर्स का और स्कल्पचर्स का और आर्टिस्ट का बहुत बड़ा योगदान होता है साइंस फील्ड में भी। तो जब ये पता नहीं था कि वायरस की वजह से ये बीमारियां होती हैं, उसी से पहले बहुत सारे पेंटर्स ने ब्रोकन ट्यूलिप्स को इलस्ट्रेट किया अपनी पेंटिंग्स में, जिससे ये प्रूफ मिले कि हाँ ये बीमारी 200 साल पहले भी हुआ करती थी। और इसी तरीके से लीफ मॉटलिंग जो होती है जैस्मिन और पैशन फ्लावर में, जब हम ग्राफ्टिंग से करते हैं तो ट्रांसमिशन हो जाता है। तो इन सब को देखते हुए 1886 में एडोल्फ मेयर, जो कि एक जर्मन डायरेक्टर थे एग्रीकल्चरल एक्सपेरिमेंट स्टेशन के नीदरलैंड में, इन्होंने एक टर्म को इंट्रोड्यूस किया, मोज़ेक। मोज़ेक क्या होता है? मोज़ेक में चितकबरा जिसे कहते हैं हिंदी में। तो उन्होंने कहा कि जो मोज़ेक जो बीमारी होती है ये इन्फेक्शियस होती है, और अगर एक पत्ती में मोज़ेक हुआ हुआ है उसका जूस अगर आप लेकर के इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट्स पर अप्लाई करें तो हेल्दी जो प्लांट्स हैं उनमें भी ये बीमारी हो जाती है। फिर 1891 में स्मिथ ने ये दिखाया कि पीच येलोज़ एक बीमारी होती है, वो कॉन्टेजियस डिजीज़ होती है और वो बर्ड से भी ट्रांसमिट हो जाती है। ये सारी बीमारियां वायरस के द्वारा कॉज की जाती है। फाइनली 1892 में दिमित्री इवानोस्की उन्होंने प्रूव किया कि कॉजल ऑर्गेनिज्म जो होता है टोबैको मोज़ेक डिजीज़ का जो कॉजल एजेंट होगा दैट कैन पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स। इसका मतलब ये हुआ कि वायरस का साइज़ बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। उसके बाद दोस्तों 1898 में बेजरेनिक, जिनको हम फादर ऑफ प्लांट वायरोलॉजी भी कहते हैं, ये एक डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने डेमॉन्स्ट्रेट किया कि जो टोबैको मोज़ेक डिजीज़ का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म या कॉजल एजेंट होता है दैट कैन डिफ्यूज़ थ्रू एन अगार अगार मीडियम। अगार अगार मीडियम क्या है? अगर आप लोगों ने लैब में काम किया है माइक्रोबायोलॉजी की, तो अगार एक पाउडर होता है जिसका सॉलिडिफाइंग काम होता है और इसकी मेम्ब्रेन्स होती हैं, अगार अगार मेम्ब्रेन बहुत ही पतली मेम्ब्रेन्स होती हैं, और इसमें से उन्होंने ये बताया कि पास हो जाता है कॉजल एजेंट। और ये कंक्लूड किया कि जो भी एजेंट है वो नॉन कॉर्पस्कुलर है, यानी कि वो सेल्स से नहीं बना हुआ है, और इसीलिए उसका नाम दिया गया कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, यानी कि एक लिविंग फ्लूइड जो कि कॉन्टेजियस इन नेचर होता है। और इन्हीं को बेजरेनिक को ही इसीलिए हम फाउंडर ऑफ वायरोलॉजी कहते हैं। और उन्होंने बताया कि ये जो कॉजल एजेंट है ये इट्स अ वायरस। और इसके बाद 1935 में स्टैनले ने जो कॉजल एजेंट था उसका उन्होंने क्रिस्टलाइन प्रोटीन ऑब्टेन किया बाय ट्रीटिंग द जूस ऑफ टोबैको मोज़ेक इन्फेक्टेड लीव्स विद अमोनियम सल्फेट। देखिए जिन लोगों ने भी प्रोटीन्स पे काम किया होगा लैब में उनको ये पता है कि आप अमोनियम सल्फेट के द्वारा डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट डेंसिटीज़ या उसमें कितनी हाइड्रोफोबिसिटी है या हाइड्रोफिलिसिटी है, क्योंकि ये सॉल्टिंग इन और सॉल्टिंग आउट पर काम करता है, आप प्रोटीन्स को प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। और इसके लिए इनको स्टैनले को नोबेल प्राइज़ अवार्ड किया गया फॉर एस्टैब्लिशिंग द नेचर ऑफ वायरसेस। इसके बाद 1936 में बॉर्डन एंड पेरी इन्होंने डेमॉन्स्ट्रेट किया या डिस्कवर किया द रियल नेचर ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस। और जो क्रिस्टलाइन प्रिपरेशंस वायरस के बने थे वो उन्होंने बताया कि एक्चुअली दैट कंसिस्टेड ऑफ नॉट ओनली प्रोटीन्स बट ऑल्सो स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो यहीं से हमें पता चला कि एक्चुअली वायरस क्या होते हैं, क्योंकि अब हमको ये पता है कि वायरस जो है वो एक न्यूक्लिक एसिड होता है और दैट इज़ सराउंडेड बाय अ प्रोटीनेशियस कोट जो कि कैप्स्यूमेयर से मिलके बनता है। और फिर इन्होंने ये भी बताया बॉर्डन एंड पेरी ने कि वो डीएनए नहीं है टोबैको मोज़ेक वायरस के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड है दैट इज़ नॉट डीएनए, दैट इज़ आरएनए। और 1939 में कॉश एटॉल ने व्यू किया फर्स्ट टोबैको मोज़ेक वायरस पार्टिकल्स अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देखिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी हम साइंस की जो एडवांसमेंट्स है उसकी बात करते हैं तो दैट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द एडवांसमेंट्स ऑफ जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं साइंस के अंदर। तो देखिए अगर पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब था ही नहीं तो कैसे कोई उसको विजुअलाइज कर देगा। तो 1939 तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी बन चुका था और इसीलिए उसी वक्त यहाँ पे टोबैको मोज़ेक वायरस पार्टिकल्स को व्यू किया गया। और फाइनली 1956 में
Gerer and Schramm showed the nucleic acid fraction of the virus is actually required for infection. क्योंकि देखिए अभी तक तो ये था, एक थ्योरी ये चलती थी कि सेल टू सेल ट्रांसमिशन होता है। अब ये पता चला कि सेल से कोई मतलब ही नहीं है। अल्टीमेटली अगर आपके पास जो न्यूक्लिक एसिड है वो अगर एक जगह से दूसरी जगह इन्फेक्ट हो रहा है तो वो कैरी करेगा उस डिज़ीज़ को। और यहाँ पे इन्होंने शो किया कि मल्टीप्लिकेशन जो होता है होस्ट में, और जब होता है तो प्रोटीन कोट प्रोवाइड करता है उसको एक प्रोटेक्टिव कवरिंग, लेकिन एक्चुअल जो इन्फेक्शन होता है वो न्यूक्लिक एसिड की वजह से ही होता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे वायरॉइड्स की। नाउ अभी तक हमने वायरस पढ़ लिया। वायरस में मैंने आपको बताया जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो देयर इज़ अ न्यूक्लिक एसिड आइदर डीएनए और आरएनए विच इज़ सराउंडेड बाय अ प्रोटीनेशियस कोट। अब इसके बाद 1971 में डैनर और रेमर इन्होंने रिपोर्ट किया कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ जो होती है दैट इज़ कॉज्ड बाय पर्टिकुलर कॉजल ऑर्गेनिज्म विच इज़ इवन स्मॉलर देन वायरस। तो जब इन लोगों ने उसको स्टडी किया तो पता चला कि वो सिर्फ 250 से 400 बेस पेयर लॉन्ग सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर मॉलिक्यूल है इन्फेक्शियस आरएनए का, और इसके अंदर प्रोटीनेशियस कोट भी नहीं होता है, तो इसको नाम दिया गया वायरॉइड। यानी वायरस में इन्फेक्शियस मटीरियल इज सराउंडेड बाय प्रोटीनेशियस कोट, और वायरॉइड के अंदर प्रोटीनेशियस कोट भी हट जाता है। तो वायरॉइड सीम टू बी द स्मॉलेस्ट न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स जो कि ये क्षमता रखते हैं कि वो प्लांट्स को इन्फेक्ट करें। लेकिन अभी तक दोस्तों एनिमल्स में कोई भी वायरॉइड अभी तक डिस्कवर नहीं किया गया है, और 1971 के बाद बहुत सारे वायरॉइड्स की रिपोर्टिंग हुई विच हैपन टू बी द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ प्लांट डिजीजेस। और 1982 में सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड वायराइड लाइक आरएनए जो कि 300 से 400 बेस पेयर लॉन्ग थे, दे वर फाउंड एनकैप्सुलेटेड टुगेदर विद अ सिंगल स्ट्रैंडेड लीनियर आरएनए ऑफ वेलवेट टोबैको मॉटल वायरस। तो ये भी पता लगा कि वायरॉइड और वायरस ये दोनों मिलकर के भी प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते हैं। और ये जो स्मॉल सर्कुलर आरएनए था इसको बोला गया वायरूसॉइड, यानी कि एक कोलैबोरेशन हुआ है वायरस का और वायरॉइड का। तो अभी तक हमें पता चला कि वायरस अलग कॉजल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वायरॉइड अलग कॉजल ऑर्गेनिज्म होते हैं, और जब ये दोनों मिलकर के प्लांट्स पे आघात करते हैं तो उसको हम वायरूसॉइड कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे फाइटोप्लाज्मा एंड रिकेट्सिया लाइक ऑर्गेनिजम्स की। देखिए हमें माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिजम्स पता है। माइकोप्लाज्मा क्या होता है? जिसके अंदर ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें ऊपर की जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो नहीं होती है। तो डॉय एटॉल ने 1967 में और ईशी एटॉल ने 1967 में अलग अलग देशों में रहते हुए ऑब्जर्व किया कि माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिजम्स एमएलओज जिसको हम कहते हैं, और अगर वो प्लांट्स के अंदर डिजीज़ कॉज करते हैं तो उनको हम फाइटोप्लाज्मा कहते हैं। वो फ्लोएम ऑफ प्लांट्स में पाए जाते हैं एग्जिबिटिंग येलोज एंड विचेस ब्रूम सिम्टम्स। विचेस ब्रूम क्या होता है? अगर आपने कार्टून्स देखे हों तो एक उसमें अगर जो भूतनी होती है वो एक झाड़ू के ऊपर बैठ करके इधर से उधर टहलती है, तो वैसा ही जो विचेस ब्रूम होता है भूतनी का झाड़ू, उसके जैसे सिम्टम्स प्लांट्स में दिखाई दे जाते हैं। इससे पहले ये माना जाता था कि ये जो बीमारी है ये वायरस की वजह से होती है, और लेकिन धीरे धीरे फिर पता चला कि ये फाइटोप्लाज्मा एंड रिकेट्सिया लाइक ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है। और अभी हम लोगों को पता है कि एस्टर येलोज, मलबरी ड्वार्फ, पोटैटो विचेस ब्रूम, सैंडल स्पाइक, ये सब फाइटोप्लाज्मा एंड रिकेट्सिया लाइक ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है। लेटर 1973 में कुछ माइकोप्लाज्माज सच एज द कॉजल एजेंट्स ऑफ सिट्रस स्टबर्न एंड कॉर्न स्टंट डिजीज़ ये भी ग्रो किए गए इन सेल फ्री मीडिया, और इनकी मॉर्फोलॉजी को भी स्टडी किया गया और पाया गया कि ये स्पाइरोप्लाज्मा है, क्योंकि ये इनकी जो शेप है वो थोड़ी अलग है, और इसीलिए जो एजेंट स्पाइरोप्लाज्मा सिट्री है ये पता लगाया गया कि सिट्रस स्टबर्न का एक कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे फैस्टिडियस वैस्कुलर बैक्टीरिया जिसको हम कहते हैं FVB।
तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑब्जर्व किए गए ग्रेप वाइन्स में जो इन्फेक्टेड थी विद पियर्स डिजीज़, और पीच में भी इन्फेक्शन होता है विद फोनी पीच। तो इनमें पता लगाया गया कि ये जो इनका कॉजल ऑर्गेनिज्म है ये है फैस्टिडियस वैस्कुलर जाइलम लिमिटेड बैक्टीरिया जिसका नाम है जाइलेला फैस्टिडियोसा, और फ्लोएम लिमिटेड बैक्टीरिया जिसका नाम है कैंडिडेटस लिब्रोबैक्टर। तो ये आपको पता है कि हमारा जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर जाइलम और फ्लोएम ये दो वैस्कुलर टिश्यूज़ होती हैं, और इन्हीं को अगर कोई कॉजल ऑर्गेनिज्म इन्फेक्ट करता है तो उसको हम अलग अलग नामकरण दे देते हैं कि फैस्टिडियस वैस्कुलर जाइलम लिमिटेड बैक्टीरिया एंड फ्लोएम लिमिटेड बैक्टीरिया। और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं जो कि जाइलम इनहैबिटिंग फैस्टिडियस बैक्टीरिया है, उसके एग्जाम्पल्स हैं पियर्स डिजीज़ ऑफ ग्रेपवाइन, सिट्रस वेरीगेटेड क्लोरोसिस और आलमंड लीफ स्कॉर्च। इसी तरीके से फ्लोएम इनहैबिटिंग फैस्टिडियस बैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स हैं क्लब लीफ ऑफ क्लोवर, citrus greening, yellow vine disease of watermelon and bunchy top of papaya। ये मैं आपको इतने क्यों बता रही हूँ बिकॉज इस पर बहुत सारी क्वेश्चनिंग होती है, सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं कि बंची टॉप ऑफ पपाया इज कॉज्ड बाय, और फिर आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। तो यू नीड टू लर्न देम बाय हार्ट कि कौन सी बीमारी का कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन है। इसके बाद अभी तक हमने बात की थी प्रोकैरियोट्स की, अब हम बात करेंगे यूकैरियोट्स की। तो बहुत सारे ऐसे फ्लैजिलेट प्रोटोजोआज भी हैं जो कि यूकैरियोटिक इन नेचर होते हैं, वो भी कॉजल ऑर्गेनिजम्स होते हैं बहुत सारे प्लांट डिजीज़ के। तो 1909 में लेफॉन्ट ने ऑब्जर्व किया कि फ्लैजिलेट प्रोटोजोआज जो हैं वो लेटेक्स बियरिंग सेल्स ऑफ लैक्टिफेरस प्लांट्स जो कि फैमिली यूफोरबिएसी में आते हैं, वह उनमें विदाउट कॉजिंग एनी हार्म वो रहते हैं वहाँ पे। लेकिन उसके बाद 1931 में स्टाहल ने ये बताया कि ऐसे जो फ्लैजिलेट्स रहते हैं बहुत सारे प्लांट्स में जैसे कि फ्लोएम ऑफ कॉफ़ी प्लांट्स में, तो वो लोग उसको इन्फेक्ट करते हैं और एबनॉर्मल फ्लोएम फॉर्मेशन कर देते हैं विच कॉजेज़ द विल्टिंग ऑफ लीव्स। इसी तरह से 1963 में वर्म्यूलिन ने ये प्रेजेंट किया कि बहुत सारे इसके अलावा एडिशनल और मोर कन्विंसिंग एविडेंसेस उन्होंने दिखाए जिसमें कि पैथोजेनिसिटी ऑफ फ्लैजिलेट्स टू कॉफ़ी ट्रीज़ उन्होंने उसको कंफर्म किया। और 1976 में फ्लैजिलेट्स वर ऑल्सो फाउंड इन फ्लोएम ऑफ कोकोनट पाम ट्रीज़ विच वर इन्फेक्टेड विद द हार्ट रॉट डिजीज़। तो धीरे धीरे देखिए इस्टेब्लिशमेंट होता है किसी भी कॉजल ऑर्गेनिज्म का एज प्लांट पैथोजन। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल के अगले नोटिफिकेशंस जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।